नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में जाना। उसी प्रत्यक्ष स्रोत की जानकारी के दौरान हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जाना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, ये भूकंपीय तरंगे हमें ये महसूस करवाती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। हम भूकंप लेखी यंत्रों के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का अनुसरण करते हैं और जानते हैं कि भूकंप की तरंगे कौन से क्षेत्र से प्रभावित हो रही है और भूकंप की तरंगों की जो प्रकृति है वो हमें ये बताती है कि भूकंप जहाँ से आया है, जहाँ तरंगे कौन सी चल रही है वहाँ पर, और वह भाग कौन सी स्थिति में है, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो ये हमने जाना भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। साथ ही हम जाना भूकंप लेखी यंत्र है सीस्मोग्राफ, उसमें पैमाना रिक्टर और एक पैमाना आपका मर्केली स्केल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे आती है उन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से कुछ तरंगे जैसे P और S है, ये दोनों ही भूगर्भिक तरंगे हैं। इसके अलावा L है, वो धरातली तरंगे है और विनाशकारी भी है। जो आंतरिक तरंगे हैं वही हमें भूगर्भ की जानकारी देगी। कौन सी तरंगे? आंतरिक तरंगे ही हमें भूगर्भ की जानकारी देगी। और आंतरिक तरंगों के आधार पर हम एक बिंदु, जो आपके प्रश्न आता भी है, भूकंपीय छाया क्षेत्र, आपके प्रश्न है भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, बताइए। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है कि हमारे जो भूकंप लेखी यंत्र है वो अनुसरण करते हैं किसका? वो अनुसरण करते हैं हमारे आंतरिक तरंगों के प्रवाह का, मापन करते हैं उनका, और जहां पर जो तरंग अभिलेखित नहीं होती है वह क्षेत्र, यानी भूकंपीय या भूकंप के दौरान जिस क्षेत्र में जो तरंग भूकंप लेखी यंत्र द्वारा, जिस क्षेत्र में जो तरंग भूकंप लेखी यंत्र द्वारा अभिलेखित नहीं की जाती है वह क्षेत्र उस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र उस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। अब भूगर्भीय तरंगे, प्रश्न पूछ लें कि भूगर्भीय तरंगे कौन सी है? भूगर्भीय तरंगे कौन सी है? तो भूगर्भीय तरंगे है P और S। P और S, ये दो तरंगे कैसी है? भूगर्भीय तरंगे हैं। और इन भूगर्भीय तरंगों के अंदर देखें तो कौन से एरिया में कौन सी तरंग जाती है? तो P ठोस तरंग और गैस तीनों में जाती है, और S है वो केवल ठोस में जाती है। तो सबसे पहले S तरंग और P तरंग दोनों का छाया क्षेत्र देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं P तरंग का छाया क्षेत्र। देखो यहाँ पे भूकंप लेखी यंत्र है, यह आपकी पृथ्वी का क्रोड है, और यहां से तरंगे क्या है? प्रवाहित हो रही है। जो P तरंग है वह आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाती है। क्रोड के बाहरी भाग में ये जो तरंगे हैं आपकी प्रवेश कैसी वक्राकार रूप में चलती है, वक्र आकार रूप में, और
जैसे ही ये क्रोड में जाती है तो क्रोड क्या है, तरल और ठोस दो पदार्थों से बना है, अभी पढ़ेंगे। ऊपरी भाग तरल है और आंतरिक भाग ठोस है। तो जैसे ही जाती है तो ये अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है और पुनः अवतरित हो जाती है। पी की बात कर रहा हूं मैं, पुनः क्या हो जाएगी, अवतरित हो जाएगी। और आपके 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, कई बुक में 102 से 142 भी है, 102 से 142 भी है, 103 से 143 भी है। तो 105 से 145 तक यह तरंग जो P है उसका अभिलेखन है, भूकंप लेखी यंत्र नहीं करता है। ये इस क्षेत्र में ये भूकंप लेखी भूकंप जो तरंग है P है वो नहीं चलती है। इस कारण से 105 डिग्री, ये 180 हो गया, यहाँ पे ये पूरा 180 और 180 तो कितना हो गया 360। तो 105 से 145 डिग्री तक ये तरंग नहीं चलती है। इस कारण से 105 से लेके 145 तक जो क्षेत्र है वो P का क्या हो गया, छाया क्षेत्र हो गया। P का क्या हो गया, छाया क्षेत्र। यानी 105 से 145 तक P तरंग जो है वो भूकंप लेखी यंत्र द्वारा अभिलेखित नहीं की जाती है। तो 105 से 145 तक क्या हो गया, P तरंग का छाया क्षेत्र हो गया। इसके बाद बात करें S तरंग। S तरंग की बात करें तो S तरंग है भूकंप लेखी यंत्र द्वारा आपको 105 डिग्री तक ही दिखती है। कहां तक दिख रही है, 105 डिग्री तक ही अंकित की जाती है, क्योंकि ठोस भाग है। कैसा है, ठोस भाग है। अब इसके बाद ये तरल आ गया, क्रोड का आंतरिक भाग, तो ये जैसे तरल आ गया, जैसे गैस आ गया तो ये चलेगी ही नहीं। तो 105 के बाद जो पूरा प्रदेश है ये एस तरंग छाया क्षेत्र है, एस तरंग छाया क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप लेखी यंत्र है वो भूगर्भीय तरंगों का अनुसरण करता है, अभिलेखन करता है। और भूकंपीय तरंगों का जब अभिलेखन वो करता है तो जहां वह यंत्र उन तरंगों का अभिलेखन नहीं कर पाता है या उनको अभिलेखित नहीं कर पाता है, वह क्षेत्र उस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। जैसे 105 से 145 है वो 105 से 145 है वो P तरंग का अभिलेखन नहीं करता है, तो वो छाया क्षेत्र किसका कहलाएगा, P तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा। इसके अतिरिक्त 105 के बाद वह 180 तक, 105 के बाद 180 तक वह S तरंग का अभिलेखन नहीं करता है, इसलिए वो S तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा। P तरंग की तुलना में S तरंग का प्रश्न आ जाता है, P तरंग की तुलना में S तरंग का छाया क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ गया। छाया क्षेत्र क्या है, भूकंप लेखी यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन किया जाता है, क्लियर है। और जिस क्षेत्र में भूकंप लेखी यंत्र है जिस तरंग को नहीं देख रहा है वह क्या हो गया, उसका छाया क्षेत्र हो गया। इसको यूं समझ लो कि दो चेयर है, दो चेयर लगी हुई है। एक चेयर पे आप बैठे थे, एक पे कोई और बैठा था, ठीक है। वो परमानेंट आपकी चेयर है। आप किसी काम से कहीं बाहर गए हुए हो तो वो चेयर क्या रहेगी, खाली रहेगी। देखने वाला क्या आपको उस पे देख पाएगा, क्या उस चेयर पे नहीं देख पाएगा। इस कारण से वह आपकी क्या होगी, वो छाया क्षेत्र, आपकी रिक्ति, आपकी जो वहां पे
आपके खाली स्थान को वह चेयर है वो बता रही है, आपको नहीं देख पा रहे, तो वो क्या हो गया, छाया क्षेत्र हो गया। तो यही रूपरेखा किसकी है, इन तरंगों की है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है, वैसे भूकंप के विश्व में जो क्षेत्र है उसको हम अगले जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य बातें हैं वो इसके आपके कोर्स में दिया हुआ है आंतरिक संरचना के लेसन के दौरान, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं। अगला जो बिंदु आता है, जो अगला प्रश्न है कि भूकंप के प्रकार बताओ। भूकंप के प्रकार, तो भूकंप के प्रकारों की बात करें तो पहला है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप क्या होता है, तो सामान्य जो भूकंप होते हैं विवर्तनिक ही होते हैं। विवर्तनिक का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब कोई भी दबाव हटता है तो दबाव हटने से भ्रंश पड़ते हैं, दरारें आती है और इन दरारों से कंपन उत्पन्न होता है। ये भूकंप कौन सा कहलाएगा, विवर्तनिक भूकंप। ये सामान्यतः कैसा है, प्राकृतिक भूकंप है, प्राकृतिक कंपन है। क्या है, प्राकृतिक कंपन है। कौन सा, विवर्तनिक भूकंप क्या है, प्राकृतिक कंपन है। दूसरा जो भूकंप है वह है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। पढ़ा है मैंने कि कभी कभी उद्गार आते हैं और उद्गार आने के बाद, उद्गार आ रहा है लेकिन उद्गार आने के बाद या तो पदार्थ है बाहरी कठोरता के कारण है वो मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है तो आंतरिक भाग में भयंकर कंपन करता है, उसके कारण भी क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ पदार्थ है वो लसलसा गाढ़ा चिपचिपा है और वो निकास नली में ही जमा हो जाता है। वो पदार्थ है वो कहाँ जमा हो जाता है, निकास नली में ही जमा हो जाता है। और निकास नली में जो पदार्थ जमा होता है जब सक्रिय ज्वालामुखी होता है तो सक्रिय ज्वालामुखी कारण ये पदार्थ है जैसे ही ज्वालामुखी आया और ये पदार्थ भयंकर विस्फोट के साथ बाहर आता है, यह भाग नीचे धंस जाता है। इसके कारण उस क्षेत्र में क्या होता है कि भूकंप की क्रिया होती है, कंपन होता है। वो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान हुआ तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्वालामुखी उद्गारित भूकंप। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी उद्गारित भूकंप। तीसरा जो है खनन द्वारा, ये कृत्रिम है, इसको खनन द्वारा होता है, उसको निपाती भूकंप भी बोल सकते हैं। निपात का मतलब गिरना होता है। जब खनन कर रहे हैं खान के आंतरिक भाग में और खनन करते जा रहे हैं तो खनन के दौरान ऊपरी जो उसकी छत है वो क्या है, नीचे आधार समाप्त हो गया और छत गिर गई तो उसको क्या बोलेंगे, निपात। क्या बोलेंगे, निपात। तो इससे जो कंपन होगा आसपास के क्षेत्र में उसको क्या बोलेंगे, खनन द्वारा आया भूकंप। कई बार क्या होता है खनन क्षेत्र में हम विस्फोट भी करते हैं, विस्फोट भी करते हैं। खनन क्षेत्र में क्या करते हैं, परमाणु या विस्फोट भी करते हैं खानों को तोड़ने के लिए, उससे भी क्या आता है, भूकंप आता है। इसके अलावा परमाणु या रासायनिक विस्फोट जन्य भूकंप, यानी कई बार हम परमाणु परीक्षण करते हैं, कई रासायनिक क्रियाओं का परीक्षण करते हैं, उसके दौरान भी विस्फोट होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, विस्फोट होगा तो विस्फोट से क्या होगा, कंपन होगा और उसको बोलते हैं रासायनिक या परमाणु
विस्फोट जन्य भूकंप। इसके अलावा आपके है बांध जनित भूकंप। बांध जन्य भूकंप। बांध जन्य भूकंप क्या होता है कि बड़े बड़े बांध है, उन बांधों में कई बार जल क्षमता बढ़ जाती है, तो जल क्षमता बढ़ने से बांध की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, और बांध की दीवार क्षतिग्रस्त होने से एक साथ जल का बाहर आना और इस क्षेत्र में कंपन होना। आपने देखा है, पढ़ा होगा, 1967 है, कोयना हम पढ़ेंगे, कोयना जो महाराष्ट्र में है वहां भूकंप आया था, वो बांध जनित भूकंप था। क्या था? बांध जनित भूकंप था। भारत में आपकी जो आपदाएं हैं उसके दौरान ये पढ़ेंगे। तो कौन सा भूकंप था? बांध जनित भूकंप। ये आपके जो आया था, कैसे आएगा? जब बांध की दीवारें जो है वो अत्यधिक जल के कारण क्या हो जाएगी? क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो उसके कारण क्या है? भूकंप की उत्पत्ति होगी और उसको हम बांध जनित भूकंप कहेंगे। तो भूकंप है जो मुख्य प्राकृतिक होता है, ज्वालामुखी के माध्यम से भी आता है, खनन क्रियाओं के माध्यम से, परमाणु है, बांध जनित है। कई बार जो है आपके जो लैंडस्लाइड होता है यानी भूस्खलन होता है, उस भूस्खलन के माध्यम से भी क्या है? भूकंप आता है, कंपन होता है। कई बार जो ट्रेन है, पटरियां है, पटरियों के नजदीक अगर हम रहते हैं तो उन पटरियों के ट्रेन की पटरियों पर आने और जाने से भी कंपन हमें महसूस होता है। तो ये सामान्य कंपन के अलग अलग स्रोत हैं। मुख्यतः कौन से हैं? आपके प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनके माध्यम से अत्यधिक क्या होता है? भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। एक होता है भूकंप के ही प्रकारों में सुनामी। जापानी जो भाषा का शब्द है उससे लिया गया है सुनामी। सुनामी का जो अर्थ होता है वो समुद्री आंधी होता है। क्या होता है? समुद्री आंधी। अब समुद्री आंधी देखो, समुद्र में आपकी चक्रवात भी आते हैं। समुद्र में क्या आते हैं? चक्रवात। और समुद्र में यह सुनामी भी आती है। लेकिन चक्रवात है वो आपके तापमान में अंतर या वायुदाब में अंतर के कारण आते हैं। वायुदाब में अंतर के कारण क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। लेकिन जो सुनामी आती है, सुनामी किसके कारण आती है? भूकंप के कारण आती है। जब भूकंप का केंद्र है वो कहाँ हो? समुद्र में हो। समुद्र में हो तो ऐसी स्थिति में है वो आपके क्या आती है? सुनामी आती है। और इस सुनामी क्या करती है? सामुद्रिक लहरों को काफी हद तक ऊपर उठाती है। 2004 में जो हमारी सुनामी आई थी उसमें तटवर्ती भागों में काफी विनाश हुआ था। सुनामी और चक्रवात में देखो एक अंतर है कि चक्रवात आता है उसमें भी लहरें उत्पन्न होती है, सुनामी में भी लहरें उत्पन्न होती है। लेकिन सुनामी की जो लहरें है भूकंप की गहनता, भूकंप की तीव्रता और भूकंप की गहराई पर निर्भर करती है। ये कितनी गहराई से आया है उसके अकॉर्डिंग है वो लहरें उत्पन्न होती है। और यह जो लहरें हैं वो धरातल के आंतरिक भाग तक जाती है। ये कंपन है धरातल के आंतरिक भाग तक जाता है। लेकिन चक्रवात जो है अगर उष्णकटिबंधीय है तो तट पे जाके क्या हो जाता है? समाप्त। और इसके वेग के अकॉर्डिंग, अगर चक्रवात का वेग है उसके अकॉर्डिंग ये तट के भाग में क्या करता है? इतने जितने वेग से है उतने ही क्षेत्र में नुकसान करेगा। लेकिन सुनामी है वो आंतरिक भागों तक भी नुकसान कर सकती है, वो उसके कंपन पर निर्भर करता है। तो ये सारे भूकंप के क्या थे? प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों आज हमने दो प्रश्न, एक तो भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, एक भूकंप के प्रकार उसका उल्लेख किया। अगले वीडियो के माध्यम से हम जो अगला प्रश्न है भूकंप जो है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं
उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रतिरूप को भी देखेंगे। धन्यवाद।